क्योंकि वो उनका ही लड़का था। उस बॉडी को देखकर उनकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। उसकी माँ जोर जोर से रोते रोते एक लड़की का नाम लेती है कि इसने ही मेरे लड़के को मारा है। उस लड़की का नाम होता है। प्राइवेट वीडियो बनाया गया था और उसको वायरल किया गया था। उसी का बदला लेने के लिए इसकी हत्या की गई है। कि उसे किसी से मिलने नहीं दिया, हत्या। सुबह सुबह एक लड़के के पास किसी अननोन नंबर से कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ भेजे जाते हैं। ये प्राइवेट वीडियो किसी लड़की के थे। जैसे ही वो लड़का उन फोटोज़ और वीडियोज़ को खोलता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वीडियोज़ उसकी अपनी सगी बहन के थे और मैसेज में उसने ये भी लिख रखा होता है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो मैं ये वीडियोस लीक कर दूंगा। इतना देखते ही वो लड़का भागते भागते अपनी बहन के रूम में जाता है और उससे सारी बात करने लगता है। इसी के कुछ दिन बाद यहीं के मोहल्ले से एक शव बरामद किया जाता है, जो कि एक काले बोरे में होता है। पुलिस भी हैरान परेशान थी कि ये किया किसने। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो अननोन नंबर किसका था जिससे वो प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजी गई थी, और वो लाश किसकी थी जो उस बोरे में पाई गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं रियलिटी रिफ्लेक्शंस। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अगस्त 2024 को, जब सुबह सुबह लोग अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं तो उनने पाया कि उनके घर के बाहर एक बोरा पड़ा हुआ है। ये उन्हें खुद नहीं पता कि ये बोरी रातों रात वहाँ कौन फेंक गया। आसपास के लोग इकट्ठा होकर उस शव के पास जाते ही हैं कि उन्हें एक बड़ा शक होता है, क्योंकि उस बोरे के अंदर से एक लाल रंग का लिक्विड निकल रहा होता है। और जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि इस बोरे के अंदर एक लाश है। जल्द ही मोहल्ले वाले पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस वहां पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, एक कांस्टेबल बोरी के पास जाकर उसको खोलता है। जैसे ही वो इस बोरी को खोलता है तो वो भी उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस बोरी के अंदर थी एक 20 से 25 साल के लड़के की बॉडी, जो कि पूरी कटी हुई थी। और इतने बुरे तरीके से इस बॉडी को काटा गया जैसे कि कोई पुरानी दुश्मनी निकाली गई। बिहार मुजफ्फरनगर की ये सहजनंद कॉलोनी पूरी हिल चुकी थी कि कैसे कोई उनके घर के बीचों बीच एक लाश को फेंक कर चला गया। सब मिलने के ही दूसरी साइड एक फैमिली है, जो कि एक है नॉर्मल परिवार। इस परिवार का एक लड़का शाम को 8:30 बजे सब्जी लेने के लिए निकलता है और सुबह तक भी वापस घर नहीं लौटता। इसकी फैमिली अभी तक उसको ढूंढ रही थी और उस लड़के की फैमिली उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। और वो बताते हैं कि कैसे उनका लड़का रात को सब्जी लेने निकला और अभी तक घर वापस नहीं आया। और पुलिस वालों ने अभी तक उन्हें ये बात नहीं बताई थी कि उन्हें आज ही एक 24 से 25 साल के लड़के की बॉडी मिली है। जैसे ही पुलिस वाले उनकी बात सुनते हैं तो उनसे और पूछताछ करना शुरू करते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि उनके लड़के की भी उम्र 24 साल थी। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि उनके लड़के की भी उम्र 24 साल थी तो वो उनकी फैमिली को उस डेड बॉडी के पास लेकर जाते हैं। जैसे ही वो उनके पास जाते हैं तो उनकी माँ उस बॉडी को पहचान लेती है, क्योंकि वो उनका ही लड़का था, जयप्रकाश। उस बॉडी को देखकर उनकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। उसकी माँ जोर जोर से रोते रोते एक लड़की का नाम लेती है कि इसने ही मेरे लड़के को मारा है। उस लड़की का नाम होता है ललिता, जो कि जयप्रकाश की गर्लफ्रेंड थी। जैसे ही पुलिस ये सुनती है वो और एक्शन में आ जाती है। वो वहां जाकर पूछताछ करना शुरू करती है जहां वो लाश मिली थी। जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उन्हें कुछ ऐसा दिखता है कि वो हैरान रह जाते हैं। देखिए उन्हें क्या दिखा जो देखकर वो हैरान रह गए। एक साइकिल पर 3-4 लोग एक बोरे को उसी तरफ ले जा रहे थे जहां वो बॉडी मिली थी। इतना देखते ही पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि ये वही बोरा है जो उनको सुबह वहां मिला था। जल्द ही पुलिस उस लड़के की फैमिली से बातचीत करना शुरू करती है। जब पुलिस उनकी फैमिली से पूछती है कि इसकी मौत के पीछे कौन हो सकता है, तो उनके फैमिली वाले एक ही नाम लेते हैं, ललिता। ललिता जो कि उन्हीं की किसी रिश्तेदारी में थी, जो कि जयप्रकाश को किसी शादी में मिली थी, तभी से वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए थे। उनकी शादी की बात भी घर पे चल रही थी, लेकिन जयप्रकाश
कई दिनों से बहुत ज़्यादा सैड रहने लगा था और साथ ही उसकी माँ के पास एक कॉल भी आया था ललिता का कि मैं जयप्रकाश से शादी नहीं करूँगी और वो मेरे पास कॉल ना करे। साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि वो मुझसे दूर रहे, ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करे, ना ही मुझको कॉल करे, ये उसके लिए अच्छा होगा। ये सुनकर जयप्रकाश की फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा उदास थे, परेशान थे, लेकिन जयप्रकाश उन्हें कह देता है कि आप लोग इन सब चक्करों में मत पड़ो, जो होगा ठीक होगा। परिवार वाले ये भी बताते हैं कि जयप्रकाश अपनी पढ़ाई पूरी कर कर गोवा में एक इलेक्ट्रीशियन की जॉब कर रहा होता है। पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही जयप्रकाश ऑफिस से घर आया वो सब्जी का बहाना लेकर घर से निकल गया। अभी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि ये कांड ललिता ने किया, जिसके बाद पुलिस जयप्रकाश के कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है। उसमें साफ पता चलता है कि जयप्रकाश की बात उसका फोन बंद होने से पहले आखिरी बार ललिता से हुई थी। और ऐसा होते ही एक बड़ी कहानी सामने आती है। जयप्रकाश की फैमिली तो छोड़ो, सारा शहर ही हिल जाता है। जब पहली बार ललिता और जयप्रकाश मिले थे तो उनका रिलेशनशिप शुरू हो गया था, लेकिन ललिता की फैमिली उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसे पटना भेज देती है और दूसरी तरफ जयप्रकाश पैसे कमाने के लिए गोवा में जॉब करता है। जब ललिता पटना से गांव आती थी तब दूसरी तरफ ललित भी अपना काम छोड़कर गांव वापस आ जाता था ललिता से मिलने के लिए, और ये लोग साथ में काफी टाइम बिताते और फिर ललिता अपनी पढ़ाई के लिए चली जाती, जयप्रकाश अपने काम पे। इन लोग का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया इनका रिलेशन चल रहा था और इनकी शादी की बात भी घर में हो रही थी। ललिता की फैमिली जयप्रकाश के घर रिश्ता लेकर भी जाती है, पर आगे से उन्हें जयप्रकाश के पिताजी नहीं मिलते तो वो वापस लौट जाते हैं। पर अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि ललिता जयप्रकाश की शादी होगी कि नहीं होगी। धीरे धीरे जयप्रकाश और ललिता का प्यार और गहरा होता जाता है। ललिता पटना में, जयप्रकाश गोवा में, दोनों एक दूसरे को रात रात भर वीडियो कॉल्स पर बात किया करते थे। लेकिन एक रात जब ललिता और जयप्रकाश वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे तो जयप्रकाश को शक हुआ कि उसके कमरे में कोई लड़का है और इसी जगह उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। जयप्रकाश बोलता है कि लड़के का आधी रात को तुम्हारे कमरे में क्या काम, और दूसरी तरफ ललिता बोलती है कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं तो मुझसे बात करना बंद कर दो। पर जयप्रकाश तो उसे अपनी वाइफ तक मान चुका था। वो नहीं चाहता था कि ललिता के साथ उसका ब्रेकअप हो और इसी प्यार के कारण इतनी ज्यादा केयर वो ललिता के लिए दिखा रहा था। वो डर गया था कि कोई और लड़का ललिता को ना ले जाए। ये झगड़ा दिन पर दिन बढ़ता गया। ललिता समझ चुकी थी कि वो जयप्रकाश के साथ शादी नहीं करेगी और दूसरी साइड जयप्रकाश ये बात मानने को राजी ही नहीं था। वो अब भी ललिता के पीछे पड़ा हुआ था। इन सब चीजों से परेशान होकर ललिता एक दिन जयप्रकाश की माँ के पास भी कॉल करती है कि आपका लड़का मुझसे बात ना करे वरना आगे चलकर उसके लिए दिक्कत आ सकती है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद जयप्रकाश एक दिन गोवा से घर वापस आता है और सारी फैमिली उसे एक साथ बैठकर बात करती है। फैमिली समझाती है कि ललिता अगर तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम उसे छोड़ दो। जयप्रकाश बताता है कि ललिता के ऊपर मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत खर्च किया है। अपनी कमाई का 5 से 6 हजार हर महीने में उसे ट्रांसफर करता रहा हूँ। मेरा बहुत ज्यादा खर्चा ललिता के ऊपर हुआ है। जयप्रकाश बताता है कि जब ललिता बीमार हुई थी तो उसके घर वालों से ज्यादा पैसे उसने उसके इलाज में लगाए थे। जयप्रकाश का ये कहना था कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो वो मेरे सारे के सारे पैसे लौटा दे। ललिता ये बात भी नहीं मानती, जिसके बाद मानो जयप्रकाश हिल सा गया था। वो ललिता के प्यार में इतना टूट गया था कि वो एक दिन पागल होकर अपनी प्राइवेट वीडियो ललिता के भाई के पास भेज देता है। जयप्रकाश सोच रहा था कि ये वीडियोस अगर वो उसकी फैमिली के पास भेजेगा तो वो उसकी फैमिली को बता पाएगा कि वो कितना ज्यादा प्यार ललिता से करता है, लेकिन यही चीज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और ऐसे ही लगातार 2 दिन तक और प्राइवेट वीडियोस वो उसके भाई के पास भेजता रहा। तंग आकर उसके भाई ने बोला, अगर ये वीडियोस फोटोज लीक हो गई तो हमारी समाज में क्या इज्जत रहेगी, हम जी नहीं पाएंगे। ललिता का भाई उसके मामा का लड़का और उसका मामा ललिता को मना लेते हैं कि वो किसी तरह जयप्रकाश को अपने घर पर बुलाए। ललिता भी वैसा करती है, वो जयप्रकाश को कॉल करती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। आगे से जयप्रकाश का कहना था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जो गलती मैंने की वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जो मैंने तुम्हारे भाई को तुम्हारी वीडियोस भेजी। आगे से वो इस गलती के लिए माफी भी मांगता है। जयप्रकाश को लग रहा था कि शायद अब ललिता मान चुकी है, उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी।
जिस कारण जयप्रकाश गोवा से अपने घर वापस भी आता है क्योंकि ललिता ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और जयप्रकाश वैसा ही करता है। वो अपने घर पे ये बताकर बाहर निकलता है कि मैं मार्केट सब्जी लेने जा रहा हूँ। 8:30 बजे जब जयप्रकाश घर से सब्जी लेने निकला तो ललिता ने उसे बताया कि हमारे मामा के घर पे कोई नहीं है, मैं तुमसे वहीं मिलूं। जयप्रकाश जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो उसे आगे से 5 आदमी मिलते हैं, जिसमें ललिता का भाई, उसका मामा, उसके मामा का लड़का, 2 और आदमी वहां पर थे। जयप्रकाश जैसे ही ये सब देखता है तो वो समझ जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ललिता से बात कर क्योंकि उसने देखा तेजधार हथियार उन 5 के हाथों में थे। वो जयप्रकाश को पकड़ते हैं और पीटना शुरू करते हैं। ऐसे ही चाकू से काट काट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसे ही उसकी हत्या की, उसे एक काले बोरे में काट कर डाला जाता है और उसे लेकर जाया जाता है, जैसा कि आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखा। और अब तक ये 5 लोग ये सोच रहे थे कि इस काले अंधेरे में हमें किसने ही देखा होगा। ये क्या पता था कि गली में एक कैमरा लगा हुआ है जिसके अंदर उनकी ये करतूत रिकॉर्ड हो जाए। धीरे धीरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, साथ ही ललिता को भी। वो तेजधार हथियार भी उसी कमरे से हासिल होते हैं जहां जयप्रकाश की हत्या की गई थी। ये केस कोर्ट में जाता है और सभी लोगों को इसकी पूरी सजा मिलती है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं।